35 साल की पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में और हजारों पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स कुछ गलतियां इस तरह की करते हैं जिसकी वजह से कि बच्चों के फ्यूचर के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो ये पेरेंटिंग मिस्टेक्स करना बंद कर दें तो बच्चे जब बड़े होंगे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, सक्सेसफुल होंगे, हैप्पी होंगे और फियरलेस होंगे। और अगर वो लगातार और निरंतर इन गलतियों को करते रहेंगे, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होता है। और देखा गया कि जब ये बच्चे डेवलप होते हैं तो ये घबराए रहते हैं, फियरफुल होते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं और शायद उतने सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। ये मिस्टेक्स निरंतर मैंने अपने क्लिनिक में देखी हैं, क्योंकि मैं 35 साल से प्रैक्टिस करता हूं। तो वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उन पेरेंट्स के बिहेवियर का इफेक्ट अब मैं उन बच्चों के अंदर भी देख सकता हूँ। बच्चों का फ्यूचर केवल अच्छी पढ़ाई और अच्छे स्कूल से सिक्योर नहीं होता है, बल्कि उनका फ्यूचर अच्छी पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी और पेरेंटिंग बिहेवियर से ज्यादा सिक्योर होता है। बच्चे की साइकोलॉजी इसी स्टेज पर डेवलप हो रही होती है और अगर हम आज ये गलतियां करते हैं तो इसका असर बच्चे के फ्यूचर के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। आज मैं इस तरह की 10 पेरेंटिंग मिस्टेक्स आपके साथ में शेयर करूंगा। नंबर 1, पेरेंट्स बच्चों के सामने आप कभी झगड़ा ना करें। कोई भी गाली गलौज, मार पिटाई या अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। टोन धीमी रखें, आवाज अपनी धीमी रखें, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर पड़ सकते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तेज आवाज को लेके, गलत टोन को लेके, गाली गलौज को लेके, और बच्चे बड़ी जल्दी घर का माहौल और घर की टेंशन को भांप जाते हैं। इनका बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चे इमोशनली बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, वो घबराने लग जाते हैं, वो सोचते हैं जो हमारा घर है ये सेफ जगह नहीं है। और जब वो बड़े होते हैं तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि ये दुनिया भी सेफ जगह नहीं है। छोटी छोटी नॉर्मल चीज को वो एग्रेशन में ले जाते हैं। छोटी सी जो बात होती है उसको बहुत बढ़ा लेते हैं और उसको पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं। जब उनके दिमाग में आ जाता है कि दुनिया सेफ जगह नहीं है तो वो हमेशा फियरफुल रहते हैं, हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि लोग हम पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में छोटे बच्चों को एमआरआई में रखने के बाद में उनके कान में तरह तरह की आवाजें दी। कुछ आवाजें तो थी बहुत ही सूदनिंग, कुछ म्यूजिक था, लेकिन कुछ गुस्से वाली भी आवाजें थी। जो इस स्टडी के रिजल्ट्स आए वो बड़े चौंकाने वाले थे। उन बच्चों के कान में जब गुस्से वाली आवाजें गई तो उनके जो इमोशनल एरियाज थे ब्रेन के, वो बहुत ज्यादा हाइपर रिएक्ट किए एमआरआई में। अब इमेजिन कीजिए 6 या 12 महीने का बच्चा जो कि जाग भी नहीं रहा, जिसमें समझ भी कुछ नहीं है, वो भी गुस्से की टोन को समझता है और एमआरआई में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इससे आप समझ रहे होंगे कि अगर हम बच्चे के सामने झगड़ा करते हैं तो उसके कितने ज्यादा दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। हमें 3 काम करने चाहिए। पहली चीज, आपस में झगड़ा जितना कम से कम हो वो करना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, छोटी मोटी चीज को हमें इग्नोर कर देना चाहिए और जनरली फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एग्रीएबल होना चाहिए। फिर भी अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट आता है तो इस कन्फ्लिक्ट को बच्चे से दूर आइसोलेशन के अंदर सॉल्व कीजिए। कभी भी बच्चे को अपने झगड़े में इन्वॉल्व ना कीजिए ताकि वो एक दूसरे की साइड ले, उसको बीच में कभी भी अपने झगड़े में मत लाइए। नंबर 2, अगर आप बच्चे को कोई वादा करते हैं और उसके बाद में उसको तोड़ देते हैं, इसको आप तुरंत बंद कीजिए। ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। कल मैं आपके साथ में खेलूंगा, एग्जाम के बाद में साइकिल दे देंगे, संडे को पार्क में जाएंगे, ये सारे वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद सडनली कोई काम आ जाता है या मूड चेंज हो जाता है या हम भूल जाते हैं और हम अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं। हर टूटते प्रॉमिस के साथ में बच्चे की विल पावर टूटती है। उसमें डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। बच्चे को ये इंप्रेशन लगने लग जाता है कि जो भी प्रॉमिस होता है वो कभी पूरा नहीं होता, तो जो मिले तुरंत ले लो। इससे क्या होता है, जब इस तरह के बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें पेशेंस नहीं रहती है, वो बड़े इम्पेशेंट होते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं और हर वक्त चीज़ों को इमीडिएटली ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और अगर वो उन्हें नहीं मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। पेरेंट्स को ये करना चाहिए, चाहे कम वादे करें, लेकिन वादा और प्रॉमिस केवल वो ही करें जिसको वो अच्छे से निभा पाएं। हर टूटते प्रॉमिस के साथ में बच्चों का ट्रस्ट भी टूट जाता है और उनकी जो डेफिनेशन है प्रॉमिस की वो भी चेंज हो जाती है। उनको लगता है प्रॉमिसेस तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं।
बड़े होने के बाद में उनको रिलेशनशिप डिफिकल्टीज आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, उनके प्रोमिसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, तो उनके जो रिलेशंस हैं वो भी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ या अपने स्पाउस के साथ में अच्छे से नहीं बन पाते। नंबर 3, बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं दीजिए, यानी कि बहुत ज्यादा उसे संभाल के रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उसकी हर मुश्किल आसान करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? अगर वो गिरेगा नहीं तो उसे संभलना नहीं आएगा। अगर छोटा मोटा फेलियर फेस नहीं करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस तरह का बच्चा जब बड़ा होता है और उसको रिलेशनशिप फेलियर आता है या जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होता है तो वो संभल नहीं पाता, एकदम से डिप्रेस हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी संभलना सीखा ही नहीं है। हमें बच्चों को आसान जीवन नहीं देना, बल्कि मुश्किलों से सामना करना उनको सिखाना है। बच्चे को गिरने दो, छोटा मोटा गिर जाता है तो उसमें पैनिक ना करें, वो अपने आप संभल जाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स हर पजल को सॉल्व करते हैं, बल्कि बच्चों का खुद होमवर्क तक करते हैं। इस तरह के बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं और वो हर वक्त फियरफुल रहते हैं, घबराए रहते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता लाइफ को फेस करने के लिए, और अक्सर ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद में डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने की, जिन्होंने 2 साल से 10 साल के बच्चे को एनरोल किया और 8 साल तक ये स्टडी चली। 2 साल पे उन्होंने देखा कि जो बच्चे बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड थे, 8 साल के बाद 10 साल की उम्र पे जब उनको देखा तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे सोशल स्किल डेवलप नहीं कर पाए। स्कूल में इनकी काफी प्रॉब्लम्स होती थी, एडजस्टमेंट नहीं होती थी, स्कूल में झगड़े होते थे, और एकेडमिकली यानी पढ़ाई लिखाई में भी ये बच्चे पीछे रहते थे और इनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं हुई। लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कब सीखेगा? मैसेज ये नहीं है कि हम बच्चे को सुपरवाइज ना करें, सुपरविजन करना जरूरी है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। मैसेज ये है कि बच्चे के पास रहो, लेकिन बीच में बार बार मत आओ। नंबर 4, बच्चों को डरा डरा कर काम कराना। खाना खा लो नहीं तो पुलिस आ जाएगी, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, शैतानी करोगे तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। पहला रीजन तो ये है कि बच्चा थ्रेट और रियलिटी के अंदर फर्क नहीं महसूस कर सकता। अगर हम कहते हैं पुलिस आ जाएगी तो वो वाकई एक्सपेक्ट करता है कि शायद पुलिस आ ही जाएगी। अगर हम कहते हैं भूत आ जाएगा तो वाकई वो भयभीत हो जाता है कि भूत आ ही जाएगा, और इस तरह का डर जो है उसके साथ में जीवन भर रहता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देता है, जो कि अच्छी पेरेंटिंग की एक नींव होती है। 1920 में जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जॉन वॉटसन ने। वो एक्सपेरिमेंट एक लिटिल एल्बर्ट के ऊपर किया, जो कि केवल 9 महीने का बच्चा था। उसके सामने एक सफेद चूहे को लाया गया। बच्चा चूहे से डर नहीं रहा था, उसके साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। 2-3 दिन वो उस चूहे के साथ में खेलता रहा, उससे उसकी दोस्ती हो गई। इसके बाद वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि जब भी बच्चा चूहे को पकड़ने लगता तो वो पीछे से जोर से ब्लास्ट की आवाज करता था, जिससे बच्चा डर जाता था। और धीरे धीरे ये हुआ कि बच्चे को चूहे से ही डर लगने लग गया, और उसके बाद उसने चूहे के साथ में खेलना बंद कर दिया और वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। चूहा जब भी आता था वो भागता। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि बच्चे को अगर हम डराते हैं वो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है, बच्चा भयभीत हो जाता है और ये डर जो है वो एडल्टहुड तक जा सकता है। हमें बच्चे को डरा के नहीं, कम्युनिकेशन से समझाना चाहिए। उसे हमें कॉन्सिक्वेंसेस बताने चाहिए कि अगर आप खिलौने जगह पर नहीं रखोगे तो अगली बार मिलेंगे नहीं, अगर आप सोओगे नहीं तो सुबह जाग के स्कूल कैसे जाओगे, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बड़े कैसे होगे। इससे बच्चे को समझ भी आती है, पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट भी बना रहता है और वो भयभीत भी नहीं होता, और उसकी इमोशनल हेल्थ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। नंबर 5, बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का डीएनए अलग है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट्स की तरफ उनका रुझान ज्यादा रहता है, कुछ का साइंस की तरफ रुझान रहता है। हर बच्चे का डीएनए अपना है और 2 अलग बच्चों को कंपैरिजन करना बहुत गलत है। हम सोचते हैं कि कंपैरिजन से बच्चा मोटिवेट होता है, बल्कि उससे उल्टा होता है। जब हम बच्चे को कंपेयर करते हैं तो बच्चे को एक हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि आई एम नॉट एडिक्वेट एनफ, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, उसकी सेल्फ स्टीम भी घट जाती है। और ये जो लो सेल्फ स्टीम और लो कॉन्फिडेंस है, ये केवल बचपन तक सीमित नहीं रहता,
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी इस तरह के बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप बिल्कुल नहीं होता। जिस बच्चे से हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसको हम अच्छा बता रहे होते हैं, उसके ऊपर भी प्रेशर आता है, उसके लिए भी ये हेल्दी नहीं है। उसके लिए प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस आ जाता है, उसे लगता है कि मुझे अच्छा करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। तो दोनों बच्चों के लिए बिल्कुल अनहेल्दी है किसी भी किस्म का कंपैरिजन करना। अगर हमें कंपैरिजन ही करना है तो बच्चे की पास्ट परफॉर्मेंस से हमें धीरे से कंपैरिजन करना चाहिए कि पिछली बार आपके नंबर 60 आए थे, इस बार आपके नंबर 70 आए हैं, तो आप बेटर हो रहे हो। 2015 में एलेक्स जेनसन ने एक बहुत अच्छी स्टडी की थी जिसमें 388 पेरेंट्स को लिया गया और उन पेरेंट्स से पूछा गया कि आपके 2 बच्चों में से कौन बच्चा पढ़ाई में अच्छा है। जब इसके रिजल्ट्स 2 साल के बाद में देखे तो नजर में आया कि जिन बच्चों को पेरेंट्स कह रहे थे कि ये पढ़ाई में अच्छा है, उनके नंबर वाकई ज्यादा अच्छे आए, वो थोड़े हतोत्साहित हुए। लेकिन जिन बच्चों को पेरेंट्स समझते थे कि ये कमजोर हैं, वो वाकई परफॉर्म नहीं कर पाए और वो कमजोर ही रहे। इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो बच्चे की हीन भावना आएगी और उसकी परफॉर्मेंस भी काफी कम हो जाएगी। तो आइंदा कभी भी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से, पड़ोसी के बच्चे से या उसके भाई बहनों के साथ में अनहेल्दी कंपैरिजन बिल्कुल ना कीजिए। शर्मा जी के लड़के को शर्मा जी के घर में ही रहने दीजिए, उसको अपने बच्चे से कंपेयर ना कीजिए। अपने बच्चे के पैशन को पहचानिए और उसके हिसाब से उसके कैरियर को भी डिसाइड कीजिए। नंबर 6, बच्चा शरारत करता है और उसके बाद मदर बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। इसको हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। मेरे 35 साल के कैरियर में मैंने देखा ये सबसे ज्यादा नुकसान देती है बच्चे की मानसिकता के ऊपर, और मदर्स इसको रियलाइज नहीं करती। मदर सोचती हैं कि हमने तो सॉफ्ट पनिशमेंट दिया, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन फैक्ट ये है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट उतना ही नुकसान करती है जितने की अगर हम बच्चे को मारते हैं या पीटते हैं। MRI स्टडीज ने यह बताया, अगर हम बच्चे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे दिमाग का वही पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जो कि बच्चे को मारने पीटने से एक्टिवेट होता है। निष्कर्ष इसका ये है कि चाहे आप साइलेंट ट्रीटमेंट दो या उसे कॉर्पोरल या फिजिकल पनिशमेंट दो या मारो पीटो, दोनों का रिजल्ट जो है सेम है। बच्चा दोनों थ्रेट्स को जो है उसी तरह से परसीव करता है। लेकिन गुस्सा तो आएगा, मूड भी खराब होगा, तो करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को बच्चे को यह समझाना चाहिए कि मैं नाराज हूं आपकी शरारत से, लेकिन अभी 10 मिनट में आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन 10 मिनट के बाद में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। इससे क्या होगा कि मदर का भी गुस्सा शांत हो जाएगा 10 मिनट के बाद में, बच्चा भी कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो जाएगा और उसके बाद में बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए कि उसकी कौन सी गलती या उसकी कौन सी शरारत से मदर को परेशानी हुई है, और इस कम्युनिकेशन से एक टकराव की स्थिति खत्म हो जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट से बच्चों की साइकोलॉजी या मानसिकता के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, हौसला कम होता है और ये हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और अक्सर इनको गिल्ट बड़ी जल्दी आके घेर लेता है। नंबर 7, बच्चों के जो भी रूल्स बनाए उनको फॉलो करें। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं। एक बार बच्चे ने शीशे का गिलास तोड़ा तो हम हंस दिए, मजाक उड़ाने लग गए, और दूसरी बार बच्चे ने अगर गिलास तोड़ा तो हमारा मूड खराब है तो हम उसको डांटने लग गए या थप्पड़ भी मार दिया। इस तरह के इनकंसिस्टेंट बिहेवियर से बच्चा हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे, और कंफ्यूजन से हमेशा कॉन्फिडेंस कम होता है। इस तरह के बच्चे कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते। पेरेंट्स ने रूल बनाया कि डेली टीवी केवल 1 घंटा चलेगा। मंडे को टीवी 1 घंटा चलता है, ट्यूसडे को पेरेंट्स मॉनिटर नहीं करते, बच्चा 3 घंटे टीवी देखता है। वेडनेसडे को पेरेंट्स का मूड खराब है, टीवी बिल्कुल बंद और वो टीवी बिल्कुल नहीं देख पाता। इस तरह के माहौल में बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और वो हमेशा घबराया रहता है कि क्या आज टीवी मिलेगा या नहीं मिलेगा। पेरेंट्स को ये करना चाहिए, चाहे कम रूल्स बनाए लेकिन उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि बच्चे के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन पैदा हो। ये देखा गया कि जो पेरेंट्स रूल बनाते हैं लेकिन अच्छे से फॉलो नहीं करते, इस तरह के बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन भी नहीं होती है और वो डिसिप्लिन भी नहीं सीखते हैं। रूल्स बनाने के बाद में हमें बच्चों को रूल्स को फॉलो भी कराना चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे हॉलीडे है
तो हमें बच्चों को गिफ्ट दे देना चाहिए कि चलो आज टीवी 2 घंटे के लिए देख लो। आपने रूल भी नहीं तोड़ा और बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी। नंबर 8, बच्चे वो सीखते हैं जो आप उनके सामने करते हैं। आप चिल्ला के कहते हैं चिल्लाओ मत, तो बच्चा चिल्लाना सीखता है। अगर आप चाहते हैं बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो तो पहले आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बच्चा आपको रिस्पेक्ट दे तो आपको भी अपने सर्वेंट्स को या लोगों को रिस्पेक्ट देके दिखानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगे तो बच्चे के सामने आप खुद भी किताबों को पढ़िए। बच्चा हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और उस रिकॉर्डिंग को बार बार देख के सीख रहा होता है। बच्चे को जो दिखता है वो उसी को सच समझता है, लेकिन जो बच्चे को सुनता है वो उसके लिए शोर है, वो उससे समझता नहीं है। 1961 में स्टैनफोर्ड में एल्बर्ट बांद्रा ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक बहुत बड़ी सी डॉल जिसको बोबो डॉल का उन्होंने नाम दिया, उस डॉल के पास में उन्होंने कुछ बच्चे इकट्ठे किए और वहां पर एक एडल्ट उस कमरे में एंटर किया और उसने डॉल को खूब घूंसों से लातों से मारा, गालियां दी और उसके बाद चला गया। फिर उसी बोबो डॉल के सामने कुछ दूसरे बच्चों को रखा, वही एडल्ट आया और उस डॉल के सामने शांति से बैठा और उसके बाद चला गया। जब इन दो ग्रुप के बच्चों को अकेले डॉल के पास भेजा गया तो जो बच्चों ने एग्रेशन देखा था उन्होंने घूंसे, मुक्के, बोबो डॉल को मारने शुरू कर दिए और जो बच्चों ने शांति देखी थी वो शांति से डॉल के पास में बैठ गए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे जो देखते हैं उसका इम्पैक्ट उनके माइंड के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है और वो उसी को फॉलो करते हैं। तो अगर पेरेंट्स आप अपने बच्चे के अंदर चेंज चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे स्मोक ना करें या आपके बच्चे ड्रिंक ना करें या ड्रग्स ना लें तो उनके सामने ये वाला कार्य बिल्कुल कभी मत कीजिए। नंबर 9, घर के सब लोग मीटिंग करें, रूल्स को बनाएं और उन रूल्स को आगे फॉलो भी करें। मम्मी कहती है आज चॉकलेट नहीं मिलेगी, पापा कहते हैं चॉकलेट दे दो। पापा कहते हैं स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, दादी मोबाइल दे देती है कि स्क्रीन देख लो। मम्मी कहती है कि आज पनीर की सब्जी खानी है, दादाजी बाहर से बर्गर मंगा के दे देते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह से हर व्यक्ति अपना नियम चला रहा है तो ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसको तुरंत बंद कर दें। इससे बच्चा रूल नहीं सीखता है, नेगोशिएशन और मैनिपुलेशन सीखता है। बच्चे बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कहां से मुझे क्या चीज मिल सकती है। तो अगर मम्मी ने मना की तो वह जाके दादाजी से ले लेगा, दादाजी ने मना किया तो पापा से ले लेगा। इस तरह से फैमिली में रूल ब्रेकिंग बिहेवियर से बच्चे को 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान यह होता है कि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि नियम है क्या। दूसरा नुकसान होता है कि बच्चा ना तो रूल को फॉलो करता है ना वो एक प्रॉपर बाउंड्री बना पाता है। तीसरा नुकसान है कि बच्चा मैनिपुलेटर बन जाता है। इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको ना सुनने की आदत नहीं होती है। जनरली बड़े होने के बाद में वो मैनिपुलेशंस करते हैं, वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देंगे। इस तरह के बच्चों को क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं होती है तो उन्हें तुरंत वो चीज़ चाहिए होती है, उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता और उन्हें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। इससे ना तो उन्हें सक्सेस मिलती है ना वो खुश रहते हैं और अक्सर ऐसे बच्चों के अंदर रिलेशनशिप डिफिकल्टीज भी आनी शुरू हो जाती है। अगर सब लोग मिलकर रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स के ऊपर स्टिक करते हैं तो बच्चा भी रूल्स को फॉलो करता है, बाउंड्री को सम्मान देता है, ट्रस्ट फैक्टर उसका बढ़ता है और मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं रहता, वो मैनिपुलेशंस नहीं करता है। नंबर 10, बच्चों को फिजिकल वायलेंस या मारना बिल्कुल नहीं चाहिए। रिसर्चेस ने ये शो किया है कि मारने से बच्चा बिल्कुल नहीं सुधरता। मारने से एक तो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है जो कि बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है, दूसरा बच्चे का पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है और तीसरा बच्चा सुधरता नहीं है बल्कि ज्यादा जिद्दी हो जाता है। मार से डिसिप्लिन नहीं बल्कि डर आता है जो कि बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका पियन या आपकी वाइफ या आपके फादर कोई गलती करते हैं तो क्या आप उसको मारते हैं? आप उनको नहीं मारते ना, तो अपने बच्चे को भी मारना बंद कर दीजिए। अक्सर पेरेंट्स तभी मारते हैं जब वो थके हुए होते हैं या गुस्से में होते हैं या उनका मूड खराब होता है, क्योंकि बच्चा एक सॉफ्ट टारगेट है तो उसको मार देते हैं। गुस्सा बॉस के ऊपर होता है लेकिन घर में आके बच्चे के ऊपर निकलता है, ये बहुत बड़ी जाती है। पिछले 35 साल की प्रैक्टिस में मुझे बड़े अज्ञानी लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मार तो हमें भी बड़ी पड़ती थी, हम तो सुधर गए और हम बच्चे को भी मारते हैं। इस तरह की बात अब हमें 2026 में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2016 में एलिजाबेथ ने एक बहुत बड़ी स्टडी की जो कि 50 साल तक चली।
1,60,000 बच्चों के ऊपर। उस स्टडी में 17 आउटकम्स देखे गए जिन बच्चों को पिटाई होती थी। उन 17 आउटकम्स में बच्चों की पढ़ाई लिखाई की आउटकम देखी गई, उनका एग्रेशन लेवल देखा गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा गया। स्टडी ने बड़े ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स बताए। 17 आउटकम्स में से 13 आउटकम्स जिन बच्चों की पिटाई होती थी सब के सब नेगेटिव आए और एक भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। बच्चों में किसी किस्म का सुधार नहीं आया, बच्चे ज्यादा जिद्दी हो गए, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और बड़े होके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फियरफुल हो गए। मार पिटाई से हम बच्चे का बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसका अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब वो बड़ा होगा तो दुनिया में उसे हमेशा एग्रेशन नजर आएगा और उसे लगेगा दुनिया एक बड़ी अनसेफ स्पेस है। ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों को बचपन में मारा पीटा जाता है, जब वो पेरेंट्स बनते हैं वो भी अपने बच्चों की पिटाई करते हैं। हमें बच्चे को मार पिटाई से नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस से समझाना चाहिए। बच्चे को हमें प्यार से समझाना चाहिए कि अगर आप खिलौने को तोड़ दोगे तो आप खेलोगे किसके साथ में, अगर आप सोओगे नहीं तो सुबह जागोगे कैसे। अगर हम बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस से समझाते हैं तो वो समझ भी जाते हैं, उनका ट्रस्ट भी पेरेंट्स के ऊपर बरकरार रहता है, वो डर में भी नहीं रहते और जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर हौसला होता है, आत्मसम्मान होता है और एक आत्मनिर्भरता होती है अपने ऊपर। बचपन बार बार नहीं आता, बच्चा एक खाली कागज की तरह इस दुनिया में आता है जिसमें कि पेरेंट्स अपने बिहेवियर से और अपनी पेरेंटिंग स्ट्रेटजी से उसका भविष्य लिखते हैं। बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स की छोटी छोटी आदतें जीवन भर बड़े बड़े परिणाम देती हैं। आज मेरा दावा है कि अगर आप इन 10 गलतियों को सुधार लेंगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा।